एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, इसको आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत से लेकर इटली तक कट्टरपंथियों की फौज सड़क पर आ गई है। इसलिए आज हम पूछ रहे हैं, क्या कट्टरपंथियों के टारगेट पर मोदी मेलोनी यानी भारत और इटली है? पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये आप देखिए, भारत में भी अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इटली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए, किस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं दोनों जगह। वो सवाल खड़ा करते हैं, क्या भारत में भी साजिश की जा रही है? और इटली में आप देखिए कैसे आगजनी की जा रही है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोनों जगह पर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए, भारत में इटली जैसे कट्टरपंथी लगातार कोशिश कर रहे हैं और जब विरोध किया जा रहा है तो पुलिस के साथ मारपीट हो रही है और कार्रवाई की जा रही है तो लोग सड़कों पर आ गए। ये प्रदर्शन देश भर में अलग अलग राज्यों में हो रहा है। सबसे पहले यहां पर युवाओं को निशाना बनाया गया, उनको टारगेट पर लिया और उनसे प्रदर्शन करवाया। लेकिन अब क्या हो रहा है दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं। अब बुर्का ब्रिगेड आ गई है मैदान में, देख रहे हैं आप। ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह पर तस्वीर देखने को मिल रही है, देख रहे हैं आप। फुल फ्रेम दिखाइए इसे, कैसे ये नारेबाजी की जा रही है, सुनिए जरा। देखा दर्शकों आप, यानी पहले इस्लामिक जेंजी को मैदान में उतारा, जब उनसे बात नहीं बनी तो अब बुर्के में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सवाल यह कि यह प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जिस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है पुलिस ने उस पर सफाई दी है। लेकिन ऐसा ही इटली में भी हो रहा है दर्शकों, आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग एक समुदाय के हैं और यहां पर देख रहे हैं आप, इटली में जबरदस्त हिंसा की जा रही है। रोम और मिलान शहर को जलाकर राख कर दिया गया, यानी भारत और इटली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। चलो 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 चलो। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मोदी और उनके दोस्त कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। जिस तरह की साजिश हिंदुस्तान में हुई, उसी पैटर्न पर इटली जल उठा, मानो मोदी और मेलोनी दोनों एक ही दुश्मन के टारगेट पर हो। हिंदुस्तान से इटली तक कट्टरपंथी ताकतें आंख से खेलने पर उतारू हैं। दुनिया के कोने कोने में कट्टरपंथ की फैक्ट्री से निकली पहली खेप अब असर दिखाने लगी है। वो खेप जो अपने ही देश को जलाने लगी है, कभी गाजा के नाम पर तो कभी आई लव मोहम्मद मूवमेंट के बहाने। देश भले अलग अलग हो, मुद्दा अलग है, लेकिन भीड़ का चेहरा एक, मजहब एक, टारगेट एक, सोच एक, इस्लामिक स्टेट। ऐसे ही कट्टरपंथियों के लिए धाकड़ धामी तगड़ा इलाज लाए हैं। यानी इस्लामिक जेंजी का इलाज तो हो गया, लेकिन मोर्चे पर अब बुर्का ब्रिगेड है और कट्टरपंथी मौलाना। लेकिन आज दर्शकों में ये भारत की बात है, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। कैसे इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है, 3 खुलासे आज आपको देखने चाहिए, सुनने चाहिए। पहला खुलासा, इस्लामिक जेंजी को सड़क पर उतारा गया है दर्शकों। इनका काम देश भर में मूवमेंट को खड़ा करना था। उग्र प्रदर्शन और भड़काऊ नारे लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जिहाद का यह प्रयोग यूपी और उत्तराखंड में फेल हो गया। लेकिन इस्लामिक जेंजी पुलिस की लाठी झेल नहीं पाए। तो दूसरा प्रयोग, दूसरा खुलासा बता रहा हूं आपको, बुर्का ब्रिगेड मैदान में आ गई है।
बुर्का ब्रिगेड को इसलिए उतारा है ताकि सिंपैथी कार्ड खेला जा सके, ताकि पुलिस बैकफुट पर आ जाए और लाठी ना चलाए। अगर पुलिस लाठी चलाती है तो दुनिया में एक तस्वीर पेश की जाएगी कि भारत में पुलिस मुस्लिम महिलाओं का दमन कर रही है। हालांकि बुर्का ब्रिगेड वाला प्लान भी खास सक्सेसफुल नहीं, इधर एक और प्लान हो गया, तीसरा खुलासा। अब मौलाना मैदान में आ गए हैं। जब इस्लामिक जेंजी और बुर्का ब्रिगेड फेल हो गई तो फिर कट्टरपंथी मौलानाओं को मैदान में उतार दिया गया। इन मौलानाओं का टास्क कट्टरपंथी बयान देना है, समाज में जहर फैलाना है, ताकि पुलिस, प्रशासन और हिंदुओं को भड़काया जाए और माहौल को भड़काकर चिंगारी ऐसी पैदा की जाए जिससे आग लग जाए देश में। बरेली में आपको पता है, हाथ काटने वाला बयान इसी कड़ी का हिस्सा है। दर्शकों, यह बयान दिया जा रहा है कि हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद क्या कह रहा है, पहले आप वो सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे ये कट्टर मौलाना जहर फैला रहे हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर आज संपूर्ण देश में हिंसा, अराजकता और नफरत का नंगा नाच हो रहा है। संपूर्ण देश में स्थान स्थान पर थानों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की पिटाई की जा रही है, वाहन जलाए जा रहे हैं और सब तन से जुदा के नारे लगाती हुई उन्मादी जिहादियों की भीड़ पूरे देश भर के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है। एक नई रणनीति अपनाई है। आप नाबालिग बच्चों को आगे करते हो, यह आत्मघाती है। दर्शकों, देखा आपने, लेकिन ये मौलाना अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि बुर्का ब्रिगेड सड़क पर आ गई तो मौलाना धमकी दे रहे हैं कि हाथ काट के रख दूंगा। आप सोचिए, खुलेआम ये धमकी दी जा रही है, लेकिन ये किसके हाथ काटेंगे? पहले सुनिए मौलाना कैसे धमकी दे रहे हैं। अरे मैंने अभी इस बच्चों के बाद गालियां बच देंगे आप लोग। अरे मैंने अभी इस बच्चों के बाद गालियां बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, लोग अरे मैंने अभी इस बच्चों के बाद गालियां बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, लोग अरे मैंने अभी इस बच्चों के बाद गालियां बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, लोग। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात यह है, ये मौलाना आखिर किसके हाथ काटना चाहता है? ये किसको सीधी धमकी दे रहा है? दिखाता हूं आपको। क्योंकि फोर्स कार्रवाई कर रही है, तो क्या मौलाना योगी फोर्स के हाथ काटने की धमकी दे रहा है? क्योंकि विवाद की शुरुआत दर्शकों उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर लगाने से हुई। समझिए इसे, बरेली में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगा था और पोस्टर को हटा ना दें इसलिए पुलिस को धमकी दी गई है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के नेताएं पुलिस वालों पर विवादित टिप्पणी की और धमकी दी। ये नफीस है, इनका नाम नफीस है। ये कह रहे हैं बात अगर नहीं मानी तो हाथ काट दूंगा। तौकीर के मौलाना ने कहा कि वर्दी उतार दूंगा। हालांकि इसके बाद नफीस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लोग सोशल मीडिया पर इसके बाद सवाल पूछने लगे हैं, क्या आई लव मोहम्मद के बहाने मौलाना साजिश रच रहे हैं? क्या प्रदर्शन के पीछे छिपे कट्टरपंथी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं? क्या यूपी से विवाद की शुरुआत हुई है इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों के टारगेट पर योगी हैं, उनकी फोर्स है, पुलिस वाले हैं? और यही सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ा सवाल है, अगर ये इस तरह की साजिश कर रहे हैं तो क्या सियासी लोग भी इसके पीछे हैं या फिर कोई जिहादी ताकत है? सुनिए जरा क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये जो ट्रेंड हिंदुस्तान में चल पड़ा है कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, आप ये कहेंगे अब ये नहीं कहेंगे, किसका नाम लेंगे किसका नाम नहीं लेंगे, ये एक गलत टेंडेंसी है। भारत का संविधान हमको हक देता है कि हम अपने मज़हब का पालन करें, अपने मज़हब के लोगों से मोहब्बत करें, उनका नाम लें और उनका गुणगान करें। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई मौलाना हो, चाहे उनके कोई प्रतिनिधि हैं या कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के अंदर दायरे में सजा हो। ये तो सिर्फ भारत की बात है। अभी आपको इटली में कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिखाऊं, उससे पहले भारत में एक्शन शुरू हो गया वो दिखा देता हूं। देख रहे हैं आप, फोर्स ने इनका पक्का इलाज किया है। देखिए जरा, यही लोग थे जो पुलिस पर हमला कर रहे थे।
अब चल नहीं पा रहे, कैसे इलाज किया दिखाइए जरा। लो खर्च करो खर्च करो। आराम से करो, सुनिए नहीं क्या? लो खर्च करो खर्च करो। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कुछ और लोग थे, ये सीधे पुलिस पर हमला कर रहे थे। देखिए जरा कैसे इलाज किया गया, दिखाइए जरा कैसे पुलिस वालों ने इनका इलाज किया है। माहौल खराब करोगे तुम। चलो 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 चलो, माहौल खराब करोगे तुम। चलो 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 चलो। ये लोग पुलिस को चुनौती दे रहे थे, पुलिस को चुनौती। देखिए जरा अब क्या कह रहे हैं, सर हमें प्लीज मत मारो। सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। प्लीज मारो नहीं सर, मैं नहीं था उसमें। सर मैं नहीं था उसमें। नहीं वीडियो में कौन आ रहा है? सर मैं नहीं हूँ, वीडियो वाली वीडियो चेक कर लो। तो पुलिस ने इनका पक्का इलाज कर दिया है। और ये एक नहीं है, ये अलग अलग जगह पर छिपे हुए थे, लेकिन जब इकट्ठा करके पुलिस ने पकड़ा तो देखिए कान पकड़ के उठक बैठक करवाई जा रही है। सुनवाइए जरा ये कैसे पुलिस के सामने माफी मांग रहे हैं। लगातार चालू रहो। क्या नाम है? और उनके ताव से चली देखा दर्शकों आप लगातार चालू कैसे जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि अगर भारत में कोशिश की साजिश करने की तो उसका हल पुलिस के पास है। आज सबसे पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गुस्से में कभी किसी को अपना ही घर जलाते हुए देखा है, आग लगाते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि अपने ही परिवार वालों पर पत्थर चला रहा है? जवाब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए आपको चेहरा दिखा रहा हूं इन लोगों का। इन्हें देखिए, ये भारत को जलाने के लिए निकले हैं। भारत को अपना देश मानते तो क्या ये कट्टरपंथी आग लगाते? क्या आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाने वाले नफरत के पत्थर चलाते? और आप सोचिए जरा, उत्तराखंड पुलिस वाले को इन कट्टरपंथियों ने पीटा है, उसे मारा है। क्या उसने कोई गुनाह किया था? आप सोचिए जरा, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। भारत में रहकर कानून को ना मानने वाले क्या ये शरिया कानून चाहते हैं? माहौल खराब करोगे तुम। ये देवभूमि को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और जब इन्होंने वर्दी पर हाथ उठाया तो क्या इसी तरह इनका इलाज नहीं होना चाहिए? देखिए जरा, पहले अपराध किया और इलाज देखिए जरा, अब चलने के काबिल नहीं है। इन्हें बड़ा जुलूस निकालने का शौक था और पुलिस की वर्दी फाड़ दी इन लोगों ने। अब ये ख्वाहिश पुलिस ने इनकी पूरी कर दी। गली गली कट्टरपंथियों का ऐसा जुलूस निकाला गया कि इनकी 7 पीढ़ियां पुलिस पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी। और आप ही बताइए मुझे, क्या ये देश फिलिस्तीनियों का है? क्या ये पाकिस्तानियों का है? नहीं, ये देश हम हिंदुस्तानियों का है। हम से मतलब हाथ से हिंदू, मां से मुसलमान और सभी धर्मों का है। लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी को दिक्कत होगी तो फिर ऐसे ही इलाज किया जाएगा। जैसे ये नारे लगा रहे थे, इनका इलाज किया गया। लेकिन ये लोग कौन है? आप सोचिए जरा, जो अपने ही देश में नारे लगा रहे हैं, अपने ही देश को जलाने का सपना देख रहे हैं। क्या ये भारत को अपना देश नहीं मानते? इन्हें क्या लगता है, क्या इन्हें अलग देश चाहिए? और अगर हां, तो फिर इसी तरह इन लोगों की मरम्मत की जानी चाहिए जैसी हुई है। एक बात और कहता हूं, थोड़ी सख्ती लाजमी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम होना ठीक है, पर कट्टर होना ठीक नहीं। लेकिन ये लोग कट्टरता की चाशनी में ऐसे डूबे हुए हैं कि भारत नहीं फिलिस्तीन हो। एक अफवाह के पीछे सभी लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया है, और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन आपको सुनवाता हूं कैसे कार्रवाई की गई है, सुनिए जरा।
जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। दर्शकों, भारत में साजिश की, भारत में इलाज हो गया, लेकिन इटली भी इनके टारगेट पर आ गया। दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये कट्टरपंथी इटली की सड़कों पर आ गए। आप सोचिए, और जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए इटली की पुलिस भी, जैसे भारत में पुलिस को टारगेट पर लिया, वैसे ही आप देखिए इटली की पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। दिखाइए जरा। ये जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने भारत में पत्थरबाजी देखी है, लेकिन इटली में आप देखिए इन लोगों को पत्थर कहां से मिले, यानी पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत ये लोग आए। देखिए जरा, सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं। दिखाता हूं, इटली के कई शहरों को देख रहे हैं, यहां पे पूरी तरह से इन्होंने जकड़ लिया है और ये सब इटली में है, लेकिन मांग कर रहे हैं फिलिस्तीन की। आप सोचिए जरा, यानी अपने ही देश में जिस थाली में खा रहे हैं उसी से गद्दारी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, इतने लोग सड़कों पर आ गए और पूरे शहर को जला दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है और अपने ही देश की संपत्ति को तोड़ा जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है। देखिए जरा, गाजा की, फिलिस्तीन की, लेकिन अपने ही देश में तोड़ रहे हैं, दुकानों को आग के हवाले कर रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इटली का झंडा आपको नहीं दिखेगा, फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत और इटली में एक जैसी साजिश की जा रही है, यानी देश को कमजोर करने की, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। यह तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को समझना होगा कि उनका देश इटली है और जिसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितना दूर है। बताता हूं आपको, ये आप देखिए, इटली से गाजा की दूरी, अगर आप हवाई मार्ग देखेंगे तो लगभग 2250 किलोमीटर है। सड़क मार्ग देखेंगे तो वहां 5000 किलोमीटर है, आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा। समुद्री रास्ता आप देखेंगे तो 4 से 5 दिन वहां पर जाने में लगते हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए, इसी देश में रहने वाले लोग किसी और देश के गुणगान कहेंगे तो फिर क्या कहा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कट्टरपंथियों ने इटली को जकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। कट्टरपंथ की फैक्ट्री से निकले ये जिहादी अब इटली में हिंसा की आग भड़का रहे हैं। शहर बाजार को बंधक बना चुके हैं और मजहबी मकसद के लिए उत्पात मचा रहे हैं। इस भीड़ में दिखने वालों की सिर्फ एक ही मंशा है, हिंसा, बवाल और आगजनी। चाहे देश कोई भी हो, मजहब के नाम पर फिलिस्तीन का झंडा बुलंद किया जा रहा है। उसी नफरती सोच की सनक इटली की सड़कों पर दिखाई देने लगी है। गाजा के बहाने, जिहाद के बहाने पत्थर उठा चुके हैं, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं और शहर शहर हिंसा भड़का रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि भारत में तो हिंसा भड़काई जा रही थी, लेकिन
इटली में कैसा इनका प्लान है, आइए जरा दिखा देता हूं। यह इटली में मेलोनी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इटली इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया है। इटली के तमाम शहरों में नफरती गैंग सड़कों पर आ गए हैं। इन कट्टरपंथियों का मकसद बेहद खतरनाक है दर्शकों। जिहादी चाहते हैं कि इटली जैसा मुल्क भी गाजा बन जाए, सिर्फ इसलिए कि इटली फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं है। जिसके बाद काले कपड़े पहनकर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की। देख रहे हैं आप इन्हें। पुलिस पर प्रदर्शनकारी स्मोक बम और पत्थर फेंकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, सरकारी इमारतों और सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा रोम और मिलान शहर में तांडव मचाया गया है। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद इटली में ट्रेन रोक दी गई है। प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई है और सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथियों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों ने कहा कि इटली को समर्थन में आना ही होगा, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना ही होगा। अगर जॉर्जिया मेलोनी फिलिस्तीन के साथ नहीं आई तो इटली के तमाम शहरों में हिंसक प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन इटली के शहरों में शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, कैसे कट्टरपंथियों के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जॉर्जिया मेलोनी है। आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, इधर भारत से इटली तक कट्टरपंथियों ने बवाल मचा रखा है। ठीक उसी तरह इटली में भी हिंसा हो रही है। आपने देखा, भारत में भी भड़काने की कोशिश की जा रही है और इधर इटली के खूबसूरत शहरों में भड़काऊ ब्रिगेड आ गई है। टारगेट पर शहर है, उपद्रव वहां पर किया जा रहा है। इधर रोम और मिलान शहर को जलाया गया है और शहरों में आग फैलेगी। इधर मूवमेंट शुरू किया था आई लव मोहम्मद, लेकिन उसमें कुछ कट्टरपंथी शामिल हो गए। इधर गाजा के नाम पर इटली में पत्थर बरसाए जा रहे हैं। प्रदर्शन से आम मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, और इटली में भी ऐसा ही हुआ। कट्टरपंथी हावी हो गए। सोचिए जरा, साजिशन कट्टरपंथी भारत में कई शहरों में पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं और इटली में भी ठीक वैसे ही मुसलमान अपने ही शहर को जला रहे हैं। इन्हें पुलिस रोकने आई तो पुलिस वालों को पीटा गया। इटली में पुलिस और सेना सड़कों पर आई तो उन पर पत्थर बरसा दिए गए। आप सोचिए, यह प्रदर्शन जबरदस्त किया जा रहा है, लेकिन क्या इसके लिए एक्सपर्ट कह रहे हैं? सुनवाता हूं आपको। जिस तरह से इटली या यूरोप के और कंट्रीज में प्रदर्शन हो रहे हैं, इंग्लैंड आपने देखा किस तरह से प्रभावित है। ये बताता है कि किस तरह से जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो अपने पैर पसार रही है। और जिस तरह से इटली में प्रो पैलेस्टाइन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जिस तरह से वो इज़राइल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, यकीनन इज़राइल को युद्ध रोकना चाहिए और वहाँ के लोगों को इमदाद देनी चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ, क्योंकि विश्व में विश्व शांति बहुत ज़रूरी है। और इज़राइल एक ऐसा देश है, वो तब तक नहीं मानेगा जब तक इनके जो रूट्स हैं उनको ख़त्म या कंटेन न कर दे। और यही चीज़ देखिए आप फ्रांस में भी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का मतलब फैलाव हो रहा है, ये विश्व के लिए एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। सुना आपने, विनोद दत्ता साहब कह रहे हैं कि विश्व के लिए चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? एक तस्वीर सबूत के तौर पर दिखाता हूं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हमास के आतंकी है और इधर इटली में जैसा प्रदर्शन हो रहा था वैसे ही इजराइल के कुछ लोग समर्थन में हैं और ये लोग उनके विरोध में आ गए। देखिए जरा कैसे उन्हें सजा दी जा रही है, मौत की सजा दे दी है। यानी जो इजराइल का समर्थन करेगा उसको ऐसे सजा दी जाएगी, क्योंकि इजराइल और हमास युद्ध हुआ था। गाजा पट्टी में जबरदस्त बमबारी की गई थी और इसके बाद गाजा पट्टी का क्या हाल हुआ था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद अलग अलग देशों में
जहां भी फिलिस्तीन के समर्थक हैं वो इजराइल के समर्थकों को ऐसे ही मार रहे हैं। इसकी वजह है गाजा में इजराइल की बमबारी। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक एक करके कट्टरपंथी बार बार साजिश कर रहे हैं और ये सोच को दर्शाती है। कट्टरपंथ की वही सोच, वही नफरती एजेंडा और वही खून खराबा। जिस कट्टरपंथ ने अफगानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान की धरती को लहूलुहान किया है, अब उसका असर यूरोप के दिल इटली में भी होने लगा है। तस्वीरें देख लीजिए आप। इटली में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हिंसा फैला रहे हैं दर्शक। शुरू हो चुका है इनका, और इनका इरादा भी साफ है, डर का माहौल बनाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोकतंत्र को चुनौती देना। अब इटली पर निगाहें गड़ाकर ये संगठन पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। उनका आतंक कहीं भी पहुंच सकता है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर इस भीड़ में शामिल लोग इटली के नागरिक हैं तो कैसे ये अपने ही देश में हिंसा भड़का सकते हैं? कैसे आखिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कैसे रेलवे स्टेशन, पोर्ट पर हमला कर सकते हैं? क्या इन्हें गाजा के लिए अपने देश की चिंता नहीं है? आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए। जो गाजा इटली से हजारों किलोमीटर दूर है, मैंने दिखाया आपको, जहां हमास जैसे कई संगठन हैं जो आतंक परस्त हैं, कट्टरपंथ की दुकान चलाते हैं। इस मुल्क में सोचिए, उन्हीं के समर्थन में लोग आ गए और हंगामा कर रहे हैं। क्या ये इटली को गाजा बनाना चाहते हैं? हाथों में पत्थर लिए, आप सोचिए जरा। भारत में पत्थर मिल जाते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन इटली की सड़कों पर पत्थर, वो भी बाकायदा इतने सारे, यानी बहुत बड़ी साजिश थी। साफ सुथरे शहर में इतने पत्थर कहां से मिल गए? क्या ये पत्थर साथ लेकर आए थे ताकि अपनी देश पुलिस और सेना पर हमला कर सके, उन्हें चोटिल कर सके? और सवाल बहुत बड़ा है, क्या जॉर्जिया मेलोनी ऐसे इस कट्टरपंथ के जहर का मोदी फॉर्मूले से इलाज करेंगे जैसा भारत में हो रहा है? वैसे आपको बता दें, कट्टरपंथ की चुनौती किसी एक देश तक सीमित नहीं है, ये पूरी मानवता पर हमला कर रहे हैं। दुनिया को तय करना होगा नफरत फैलाने वाले इन कट्टरपंथियों को, इनकी सोच को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर इन्हें नहीं रोका तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत बड़ी चुनौती पेश आएगी। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। यूपी से ऐसी खबर आई है जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अच्छी है। वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि योगी की नव दुर्गा ब्रिगेड मैदान में आ गई। दिखाइए जरा, योगी की नव दुर्गा ब्रिगेड देख रहे हैं आप? तो क्यों किया था? अपराधी अब महिला पुलिस कर्मियों से बच नहीं पाएंगे, ये मैदान में आ गई। देखिए जरा क्या कह रहे हैं अपराधी। बचने के लिए चला दी थी मैम, नहीं कर मैं। तो अब क्यों किया था? सर पब्लिक तो आप पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैम नहीं। क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम, नहीं कर मैं। तो अब क्यों किया था? सर पब्लिक तो आप पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, मैम। देखा आपने? क्यों चलाई थी पुलिस पे? कह रहा है कि मैडम अब गोली नहीं चलाऊंगा। महिला पुलिस पूछ रही है क्या पुलिस पर गोली चलाओगे? बोल रहा है कि अब नहीं चलाऊंगा मैडम। लेकिन कैसे महिला ब्रिगेड मैदान में आ गई है यूपी में, जो एनकाउंटर कर रही है मंचलों का, अपराधियों का। दिखाता हूं आपको, उस महिला ब्रिगेड से मिलवा रहा हूं जो एनकाउंटर में शामिल रही है। देखिए आप, ये महिला ब्रिगेड महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैदान में आ गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी की नव दुर्गा ब्रिगेड मैदान में आ गई है। ये लेडी सिंघम है। अगर कोई अपराधी गलत करेगा तो ऐसी महिला पुलिसकर्मी उन्हें सबक सिखाएंगी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। प्रतिज्ञा कर ली है महिला ब्रिगेड। अगर आप गलत करते हैं उत्तर प्रदेश में तो पुलिस के साथ अब लेडी सिंघम भी मैदान में आ गई। दिखाइए जरा कैसे इन्होंने प्रतिज्ञा ली है। महिला के प्रति कोई अत्याचार होगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे और अत्याचार नहीं होने देंगे। ये हम प्रतिज्ञा। देखा कैसी जबरदस्त कार्रवाई की है, लेकिन कैसे इन्होंने अपराधियों को सबक सिखाया है और योगी आदित्यनाथ ने मैदान में उतारा है इन्हें। आइए जरा आपको बताता हूं। योगी के यूपी में अब महिला पुलिस एक्शन में है। पहली बार महिला फोर्स ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा बनी है।
गाजियाबाद में महिला फोर्स ने ऑपरेशन चलाया और इस दौरान एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी ने भी फायरिंग की, लेकिन महिला फोर्स का निशाना एकदम सटीक था। इस मुठभेड़ में यही वो अपराधी है जिसके पैर में गोली लगी है और इसके बाद अपराधी के पैर में गोली लगी, शातिर बदमाश को धर दबोचा, फिर महिला पुलिस उसे कंधे पर टांग कर लेकर जाती है। अपराधी लूट और चोरी के 8 मामलों में फरार चल रहा था। महिला पुलिस ने बदमाश के कब्जे से हथियार बरामद कर लिया है। दरअसल चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार इस बदमाश ने भागने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मियों को देख बदमाश ने फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में बदमाश जितेंद्र घायल हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने इस मुठभेड़ में बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को भागने नहीं दिया। खास बात यह कि ऑपरेशन में कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी शामिल नहीं था और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि योगी की नवदुर्गा ब्रिगेड मैदान में आई है, जो अपराधियों को बख्शेगी नहीं। सुनिए जरा। महिला थाना में पुलिसकर्मी फोर्स के साथ लोहिया नगर कट चौकी के सामने बैरियर लगाकर सघन चेकिंग कर रही थीं। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान एक मेरठ रोड की तरफ से वाहन आता दिखा, जिसे इन लोगों ने रुकने का इशारा किया। वह व्यक्ति रुका नहीं, उसने अपने वाहन को मोड़ने की कोशिश करी और वो फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम उसकी तरफ गई तो उसने जान से मारने की नीयत से महिला पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षात् महिला टीम ने उस फायर किया जिसमें वह घायल हुआ। जो हमें मतलब ठीक लगा वही स्थिति अमल में लाई गई, क्योंकि हम लोग को ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ऐसा नहीं देखते कि उसमें महिला है या पुरुष है। ट्रेनिंग हम लोग एक तरह की दी जाती है, वेपन्स भी चलाने सिखाए जाते हैं। उन्हीं चीज़ों का हमें उस समय फ़ायदा मिला और परिस्थिति हमारे अनुकूल रही। जिसको हमने रुकने के लिए चेकिंग के अनुसार निर्देश किया, वो लेकिन वो नहीं रुका। इशारे को वो देखकर उसने स्कूटी को यू टर्न लिया, जिसमें उसने जो है हम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। देश की पुलिस की तरफ से किसी भी अपराधी के लिए कि वो ये ना सोचे कि ये महिला पुलिस अधिकारी है तो ये कोई कार्यवाही नहीं करेगी, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, जिस वजह से नवदुर्गा ब्रिगेड मैदान में आई उसकी एक बहुत बड़ी वजह है गरबा में सुरक्षा, क्योंकि गरबा पंडालों में कट्टरपंथी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई जगह पर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है क्योंकि कई लफ्जियात के मामले सामने आए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज गरबे में ये देखिए आप जरा, एक बुरके में डांस करने पहुंच गई एक लड़की, लेकिन इसी का विरोध अब किया जा रहा है। गरबा धार्मिक आयोजन है, क्या गरबे को कई लोग मजाक में ले रहे हैं या गरबे में इस तरह की हरकत करना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश की जा रही है? और इसी तरह की हरकतों को रोकने के लिए एक पोस्टर लगाया गया, देख रहे हैं आप। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है गरबे में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है और अलग अलग राज्यों में इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर मैंने आपको राजस्थान का दिखाया, लेकिन किस राज्य में किस तरह की गाइडलाइंस आई हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं किस तरह की गाइडलाइन आई है। यूपी एमपी से लेकर राजस्थान तक गरबे में सख्ती कर दी गई है। गरबा पंडाल में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। गरबा पंडाल के बाहर साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम ना आए। राजस्थान के भीलवाड़ा में तो आधार कार्ड आपको दिखाना होगा। गरबा पंडाल में जाने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी। साथ ही पंडाल में जाने से पहले तिलक लगाना भी जरूरी है। गरबा में भाग लेने वालों के लिए कलावा भी जरूरी कर दिया गया है। और भोपाल में पंडाल के बाहर लिखा है जिहादियों की एंट्री बैन, जिसके बाद मौलाना इसका विरोध करने लगे हैं और इसका जवाब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया। उन्होंने जवाब दिया तो मौलाना साहब मैदान में आ गए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि अगर कोई गरबे में आएगा तो उसका धर्म परिवर्तन यानी घर वापसी करा देंगे। तो मौलाना बाबा बागेश्वर को कलमा पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। वो मैंने सुना है कई बार आपने मक्का मदीना का नाम लिया है। अगर आप मक्का मदीना जाना चाहते हैं उसका है तरीका एक, आ जाइए, मैं आपको कलमा पढ़वा देता हूँ और फिर मैं आपको मक्का मदीना लेकर चलता हूँ। मक्का मदीना में तो एंट्री भाई उसी मुसलमान की है जो अल्लाह को एक मानता है, जो नबी को मानता है, कुरान को मानता है, सच्चा पक्का मुसलमान है, उसी की एंट्री है। अगर आप जाना चाहते हो तो आ जाओ, घर वापसी कर लो आप भी।
दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश, जहां पर अखिलेश के एक समय खासम खास रहे आजम खान जेल से बाहर आ गए। लेकिन जेल से बाहर आते ही अखिलेश की धड़कन क्यों बढ़ने लगी है बताऊंगा आपको, लेकिन पहले दिखाइए जरा। जेल से बाहर आ गए आजम खान और ये तस्वीर आपने देखी होगी। कई दिन से जेल में बंद थे, कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो जमीन का हो, अलग अलग तरह के आरोप में आजम खान कई महीनों से जेल में बंद थे। लेकिन आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आए, आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। एक बड़ा काफिला उन्हें लेने को आया और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जरा, इतना बड़ा काफिला आजम खान को जेल से लेने के लिए पहुंचा। गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। के साथ निकले। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। लेकिन आजम खान से आज पूछा गया अखिलेश यादव के बारे में, क्या वो आके करेंगे जेल से बाहर, किस पार्टी में जाएंगे, क्या पाला बदलेंगे। तो देखा आपने, आजम खान काफिला इतना बड़ा चश्मा लगा के बाहर निकले। लेकिन पहले जब आजम खान आते थे तो बड़े आराम से आते थे, लेकिन इस बार जब गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा तो कई सवाल खड़े हुए कि आखिर आजम खान के दिन बदल गए हैं क्या। लेकिन अखिलेश की मुश्किल खड़ी हो गई। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, कैसे अखिलेश ने एक ट्वीट किया है। सोचिए जरा, अखिलेश ने आजम खान की रिहाई और उनके परिवार के लिए कहा है कि हम सब आपके साथ हैं। लेकिन दर्शकों, इधर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, उधर आजम खान कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुप हैं। लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सपा में थोड़ी खुशी, ज्यादा गम जैसा माहौल है। आजम जेल से बाहर हैं, अखिलेश के चेहरे पर तनाव है। तो सवाल ये कि क्या आजम कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। आजम ने इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बोला है उसे समझना मुश्किल नहीं। मान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। आजम का ये रिस्पॉन्स तब है जब अखिलेश उनके लिए मीठी मीठी बातें कह रहे हैं, उस आजम के लिए जिसे उन्होंने किनारे लगा दिया था। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदमी मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। देखा आपने दर्शकों, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव और आजम खान आमने सामने आ जाएंगे। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा किया गया है और उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियों का काफिला पहुंचा हुआ था। आजम खान के बेटे 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ सीतापुर पहुंचे, इसलिए सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान पुलिस ने नो पार्किंग की वजह से हजारों रुपए का चालान भी काटा। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने जो संकेत दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया है। उन्होंने किसी दूसरी पार्टी में जाने के सवाल पर भी गोलमोल जवाब दिया है। यहां तक कहा कि अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसका मतलब कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि अखिलेश के सवाल पर भी वो मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने आजम के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं, मैं उनकी रिहाई के लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। पार्टी की सरकार बनने पर उनके मुकदमे वापस होंगे। इस दौरान उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। दरअसल आजम खान की रिहाई के बाद सपा सहमी हुई है। अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह ने भी फौरन बयान दे दिया। शिवपाल ने कहा, सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद दे रही है। बीएसपी में शामिल होने की खबरें झूठी हैं।
तो ये कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। कह रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आजम खान जब जेल से बाहर आए तो सुरक्षा के इंतजाम थे। देख रहे हैं आप, ड्रोन से भी सुरक्षा की गई और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, जेल के बाहर, सीतापुर जेल के बाहर बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। देख रहे हैं आप, पुलिस ने कहा सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर हैं। सुनिए जरा कैसे पुलिस ने अनाउंसमेंट किया। तो कृपया शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहकार्य कीजिए। तो कृपया आप अपने काम और अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। अब मैं आपको बताता हूं आजम खान किस पार्टी में जाएंगे, इसे लेकर बीजेपी भी तंज कस रही है। देख रहे हैं आप, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहे या बसपा में, 2027 में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन चर्चा बहुत तेज हो रही है कि आजम खान किधर जाएंगे, क्या अखिलेश के साथ रहेंगे या मायावती के साथ। दरअसल आजम खान को लेकर तमाम अटकलें हैं। आजम खान के कांग्रेस में जाने की भी चर्चा हो रही है। उनके करीबियों ने अलग पार्टी बनाने के भी संकेत दिए हैं। चर्चा थी कि अलग पार्टी बनाकर चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। हाथी की चर्चा बड़ी तेज है। 2027 चुनाव से पहले वो मायावती की पार्टी बीएसपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके बगावती तेवर की वजह से अखिलेश और शिवपाल बैकफुट पर आ गए। आजम की रिहाई की खबर के बाद से मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, जबकि आरोप है कि अखिलेश ने आजम को अकेला छोड़ दिया। हालांकि पार्टी छोड़ने पर आजम खान कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीएसपी में जाने से इनकार भी नहीं किया। खबर है कि आजम मायावती के संपर्क में लगातार बने हुए हैं, लेकिन सपा नेताओं के बयान से भी हमें बहुत संकेत मिलते हैं। आजम के पार्टी छोड़ने का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कौन कह रहा है? पूर्व सांसद एसटी हसन। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो बस थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, किसी नेता की वजह से वो नहीं जुड़ा हुआ है। अब इकबाल महमूद सपा विधायक कह रहे हैं अल्लाह की दुआ से आजम खान रिहा हो गए। प्रदेश के सारे समाजवादियों के चेहरे पर खुशी है। हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव बेहद खुश हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने बयान से संकेत दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक मीडिया पोस्ट किया जिसमें लिखा आजम चाहे सपा में रहे या बसपा में, सपा बसपा दोनों की 2027 चुनाव में हार में मातम तय है। अब इसे लेकर कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, सुनवाता हूं आपको। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। और जहां तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। गिनती करिए ना, राहुल गांधी से लेकर आप गिनती करना शुरू करिए, सब तो बेल पे। समाजवादी पार्टी में हमेशा उनको सम्मान मिला है, आदर मिला है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ संघर्ष कर रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हमेशा, हम लोग हमेशा, तो अलग जाने का कोई सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो
लेकिन दर्शकों, खबर यह है कि आजम खान बाहर तो आ गए, लेकिन वो वापस जेल में जा सकते हैं, क्योंकि खबर यह है कि आजम खान मुश्किल में तो हैं। कई सारे मुकदमे उन पर दर्ज हैं। दर्शकों, 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई। 27 महीने जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन आजम खान केवल 1.25 साल जेल से बाहर रह पाए। 2023 में सपा नेता आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद आजम 23 महीने जेल में रहे और अब जाकर रिहा हुए हैं। संकेत यह है कि आजम खान बहुत ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन पर 93 मुकदमे रामपुर में ही दर्ज हैं, बाकी दूसरी जगह पर भी हैं। आजम पर हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। आजम के ऊपर भैंस चोरी और बकरी चुराने तक का मामला दर्ज है। सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर और अवैध कब्जे के मामले भी आजम पर दर्ज हैं। कुल मिलाकर 104 मामले दर्ज हैं, जिसमें 12 पर फैसला आ गया है। बरी हुए हैं वो 8 मामलों में और सजा हुई है 4 मामलों में। बाकी मामले 92 बचे हैं, जिन पर अभी भी प्रोसीडिंग चल रही है। और अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के छोटे बेटे हैं, उन पर भी 43 मुकदमे दर्ज हैं। तंजीम फातिमा, उनकी पत्नी है, उन पर 35 मुकदमे दर्ज हैं। और अदीब आजम, आजम के बड़े बेटे हैं, उन पर भी 20 मुकदमे दर्ज हैं। यानी इस समय आजम परिवार की मुश्किल बनी रहेगी। लेकिन क्या रामपुर में आने के बाद आजम खान बदलापुर शुरू कर देंगे? देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक टिप्पणी की है, उसी को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। लेकिन यह शुरू कहां से हुई, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। खजुराहो का जावरी मंदिर है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और इसी मंदिर को लेकर सीजेआई ने कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान एक टिप्पणी की। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, इस टिप्पणी को लेकर अनिरुद्ध आचार्य ने सीजेआई को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं और टिप्पणी पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की, कि हम क्यों निर्णय दें? अब मैं आपको बताता हूं, अनिरुद्ध आचार्य ने सीजेआई की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं, जो भगवान विष्णु पर की गई, और उसी को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और अनिरुद्ध आचार्य इस पर क्या कह रहे हैं। सीजेआई की भगवान विष्णु पर टिप्पणी का मामला बढ़ता जा रहा है। अब अनिरुद्ध आचार्य ने चीफ जस्टिस को खुली चुनौती दी और देश के मुख्य न्यायाधीश से कई तीखे सवाल पूछे। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा, सब कुछ भगवान करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आखिर सनातन आस्था पर ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है? सीजेआई मुस्लिमों की आस्था पर ऐसी टिप्पणी करके दिखाएं तो जानूं। विवाद की शुरुआत सीजेआई BR गवई की एक टिप्पणी से हुई। दरअसल मामला खजुराहो के एक प्रसिद्ध जावरी मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति खंडित है और मूर्ति की मरम्मत रख रखाव के लिए एक अर्जी दाखिल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जावरी मंदिर ASI के अधीन आता है। इसी दौरान सीजेआई गवई ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की और कहा, अब तो आप स्वयं भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो अब उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। सोचिए आप, ऐसी टिप्पणी की और सीजेआई की इस टिप्पणी से सनातनी आहत हो गए। और अब अनिरुद्ध आचार्य ने भी सीजेआई पर सवाल उठाए हैं, सवाल पूछे हैं। आपको सुनवाता हूं अनिरुद्ध आचार्य और सीजेआई किस तरह से वो निशाना साध रहे हैं। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति, सोचिए इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी। तो सुना आपने किस तरह से
उन्होंने सीजेआई पर सवाल उठाए और गंभीर सवाल पूछे भी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और मुनीर की फौज का झूठ भी बेनकाब हो गया। दिखाइए जरा तस्वीर। बाकायदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के तल्ख संबंध चल रहे हैं और इसी कड़ी में आज पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के संकेत मिले हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। बाकायदा पाकिस्तान का अफगानिस्तान की खुली चुनौती सामने आई है। खुली चुनौती अफगानिस्तान ने दे दी है कि अगर पाकिस्तान गलती करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सीधी चेतावनी दी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। पाकिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, सुनवाइए जरा। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुतफियाम दहशतगर्द पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपको बता दें, पाकिस्तान में सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में कई लोगों को मार दिया। उसके बाद से विरोध हो रहा है और पाकिस्तान के विधायक ने भी पोल खोल दिए। देख रहे हैं आप, पाक आर्मी जो अलग अलग दावे करती है उसका झूठ बेनकाब कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ था और पाकिस्तान ने कई बम बरसाए थे, कई लोगों की जान चली गई। लेकिन इसे लेकर अब अफगानिस्तान ने खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान ने क्या कहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान एक बार फिर से टूट की कगार पर आ गया है। पाक के अंदर और बाहर टूट की आवाज बुलंद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी के बाद आक्रोश बढ़ गया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति इन्होंने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। सालेह ने कहा कि पाक के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बार हमले के बाद इसकी टूट निश्चित है। सालेह ने एक्स पर लिखा, पाक ने निर्दोष लोगों की हत्या की है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के नाम पर पख्तूनों की जान ली गई है। उन्होंने कहा, पख्तून हमेशा से पाक में उपेक्षा का शिकार हुए हैं। सालेह ने तालिबान को पाकिस्तान में तैयार का जहर बताया और खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी के हमले में 30 लोगों की जान चली गई थी और पाकिस्तान आर्मी ने बमबारी की थी, जिसकी वजह से लोग काफी गुस्से में हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। स्थानीय लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। विधायक अब्दुल गनी अफरीदी ने पाक आर्मी का झूठ भी बेनकाब कर दिया। LS6 के टुकड़े दिखाकर आर्मी और पुलिस का झूठ उजागर किया। पाक आर्मी और पुलिस का जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हुआ है। इस खूनी खेल के बाद पहली बार लोग अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में सालेह की बातों में बहुत दम नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे आपके एक ऐसे सिंगर के बारे में। इस तस्वीर को मूव कीजिए। जुबिन जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं और जुबिन को लेकर किस तरह असम शोक मना रहा है, देश शोक मना रहा है, दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए। तो आज जुबिन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जुबिन को देश और असम याद कर रहा है। आज असम का लाल, सबका चहेता जुबिन गर्ग पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से लोगों ने अपने फेवरेट जुबिन को अंतिम विदाई दी। सबकी आंखें नम थी, सब मायूस थे। हर कोई जुबिन के जाने में गमजदा था। जुबिन की पत्नी फफक फफक कर रो रही थी और उनकी तस्वीर भी हमने देखी। अंतिम संस्कार में उनके जो पेट डॉग्स थे उनको भी लाया गया। उनको काफ़ी लगाव था। लाखों लोगों की मौजूदगी में जुबिन का अंतिम संस्कार हुआ। जुबिन की बहन और उनके भतीजे ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी है। जुबिन जितने बेहतरीन सिंगर थे उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे। तभी तो जुबिंदा के फैंस आज भी कड़ी धूप में उनके साथ रहे। राज्य सरकार ने अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। सिंगर जुबिन गर्ग के फैंस आम और खास सभी रहे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नम आंखों से जुबिन को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। असम के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। असम कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सिंगर जुबिन का दायरा सिर्फ असम के आंगन तक सीमित नहीं था। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े स्टार थे। पूरे भारत में जुबिन की सिंगिंग के लोग कायल थे। देश भर से लोग आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं।
और पुलिस को रास्ते में भी भीड़ की वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो जुबेन हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो और उनके गाने हमारे बीच अमर रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है। मां का यह स्वरूप ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। मां के दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडलू है। इनकी उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में धैर्य और समर्पण होना चाहिए, साथ ही ज्ञान होना भी जरूरी है ताकि एक दूसरे को आप समझ सकें। और ये रिश्ते चाहे कैसे भी हों, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH